नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रघुवीर सहाय की कविता बसंत आया पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि आज मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूटता जा रहा है। बसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह अपने आप घटित होते रहते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोंपलें फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उनकी ओर नहीं जाती। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक, मदन महीना, पंचमी, नंदनवन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवन अनुभवों की भाषा ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अपनी कविता बसंत आया। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े प्याराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। इस कविता में जैसा हम परिचय में पढ़ चुके हैं कि कवि ने आधुनिक मानव की जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। हम प्रकृति से कितनी दूर चले जा रहे हैं। हमारा जीवन कृत्रिम हो चुका है। ऋतुओं के परिवर्तन अब हमें प्रभावित नहीं करते, उनके सौंदर्य हमें आकर्षित नहीं करते। प्रकृति में तो पहले की तरह ही बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उन बदलावों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसी स्थिति की ओर व्यंग्य करते हुए कवि कहते हैं कि जैसे मेरी बहन मुझे दा कहती है। दा दादा बड़े भाई के लिए प्रयुक्त शब्द है। जैसे बहन मुझे बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े मधुरे से दा करके पुकारती है, दादा कहकर बुलाती है, बिल्कुल उतनी ही मिठास में किसी बंगले के किसी पेड़ पर, तरु होता है पेड़, और ये पेड़ शायद अशोक था, उस पर कोई एक नन्ही सी चिड़िया उतने ही माधुर्य से कूक रही थी। तो ये एक नया अनुभव हो रहा था। आप अनुमान लगा सकते हैं ये कौन सी चिड़िया कूक रही होगी जो इतना मधुर कूकती है। जैसे बहन अपने भाई को माधुर्य से भैया कह के बुलाती है, उतनी ही मधुर आवाज़ में ये चिड़िया कूक रही थी, जो पहले कभी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन आज सुना गया। तो निसंदेह है ये कोयल की ओर संकेत है। तो कवि के कहने का भाव ये है कि बंगले में के बाहर कोई अशोक का पेड़ है, वृक्ष है, उस पर कोई चिड़िया बहुत ही मीठी आवाज में चहचहा रही थी। इसके अलावा चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, सुबह जब कभी सैर करने के लिए निकलते हैं, भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो सड़क के किनारे जो फुटपाथ है उस पर चलते हुए उसमें लाल बजरी है, उस पर कुछ पत्ते गिरे हुए हैं जो सूख गए हैं, और पैरों के नीचे आने की वजह से उनसे चरमराहट की आवाज़ आती है। कवि कहता है ये पत्ते कभी ऊंचे पेड़ों पर विराजित थे, ऊंचे पेड़ पर हुआ करते थे, लेकिन वहाँ से ये नीचे गिरे हैं। और ये बड़े बड़े प्याराए पत्ते, ऐसे ये बड़े बड़े पीले पत्ते हैं जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरकर नीचे पगडंडियों पर गिरे हुए हैं। और सुबह की सैर करते हुए कभी सड़क के किनारे उस लाल बजरी वाले
रास्ते पर चल रहा है तो उसके पैरों के नीचे इन पत्तों की चरमराहट एक अजीब तरह का अनुभव करवा रही है। एक और परिवर्तन जो कवि को महसूस होता है, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। वातावरण में भी एक परिवर्तन दिख रहा है। सुबह 6 बजे कवि सैर के लिए निकले हैं, भ्रमण के लिए निकले हैं, तो उन्हें एक गर्म हवा का झोंका सा महसूस होता है। कवि को लगता है जैसे कि गर्म हवा का जो झोंका है उसे ऐसे लग रहा है कि जैसे हवा जो है वो बड़ी खिली हुई है, बड़े आनंद में आ रही है, और वो ऐसा थोड़ा थोड़ा गर्मी का एहसास दिला रही थी। कवि को लगता है जैसे मान लो वह गर्म पानी से नहाकर आई हो, और वह फिरकी सी आई और चली गई। ये हवा इतनी तेजी से आई, थोड़ा सा एहसास करवाया और फिर चली गई। तो ये एक परिवर्तन आ रहा है ऋतु में, जो इस हवा के माध्यम से महसूस हो रहा है। तो कवि को ये आज कुछ नए परिवर्तन महसूस हो रहे हैं। घर में था तो बंगले के बाहर पेड़ के ऊपर कोई चिड़िया चहचहाती हुई सुनी, जो बड़ा ही मधुर गा रही थी। सड़क के किनारे पीले पत्ते जो पगडंडियों पर गिरे थे, पैरों के नीचे आ रहे थे, चरमराहट पैदा कर ध्यान आकर्षित कर रहे थे। और फिर हवा थोड़ा सा गर्मी लिए हुए थी, गर्माहट लिए हुई थी, तो एक बदलाव की आहट हवा से भी पता चल रही थी। तो कवि कहता है कि ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। ऐसे ही जब मैं फुटपाथ पर चले जा रहा था, ये कल की बात है कि ऐसे जब मैं फुटपाथ पर चल रहा था तो मुझे अचानक पता चल गया कि बसंत आ गया है। आगे भी कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। और ये कैलेंडर से मालूम था। कवि को इतने संकेत मिल रहे थे जो बयां कर रहे थे कि बसंत का आगमन हो चुका है, लेकिन कवि को इन सब चीज़ों से आभास नहीं हुआ। कवि को कल कैसे पता चला कि बसंत आ गया है? कवि कहता है कि ये कैलेंडर से मालूम था। मैंने कैलेंडर देख लिया था और कैलेंडर में ये चीज़ स्पष्ट लिखी गई थी कि अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। मदन महीने का अर्थ हम बसंत लेंगे, तो बसंत की होवेगी पंचमी का अर्थ है बसंत पंचमी। तो कैलेंडर से ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि इस दिन इस बार को बसंत पंचमी होगी। और वास्तव में बसंत पंचमी उसी दिन थी। इस चीज़ का प्रमाण था कि दफ्तर में छुट्टी थी, ये था प्रमाण। और उसी दिन बसंत पंचमी की दफ्तर में छुट्टी भी थी, इसलिए ये बात प्रमाणित हो चुकी थी कि इस दिन ही बसंत पंचमी है। तो कवि को अब पूरा भरोसा हो गया कि मेरे शहर में बसंत आ चुका है। और फिर ऐसा नहीं है कि कवि कहता है कि हमें बसंत का पता नहीं कि बसंत कैसा होता है। उसे सब पता है, लेकिन कैसे पता है? और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। कवि कहता है कि मैंने कविताएं पढ़ी हैं, और कविताएं पढ़ते रहने से मैं इस बात से तो अच्छी तरह से परिचित हूँ ही कि जब बसंत आता है तो ढाक के जंगल में ढाक होता है पलाश, और इसके बड़े लाल लाल फूल होते हैं, और दूर से देखने से ऐसा लगता है जैसे दहक रहे हों, आग जल रही हो। तो दहकना होता है जलना। मुझे पता है, कविताएं मैंने पढ़ी हैं, और कविताओं से ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब बसंत आता है तो ढाक के जंगल दूर से दहकते हुए दिखाई देते हैं। और फिर मुझे ये भी पता है आम बौर आवेंगे। बसंत आएगा तो आमों पर बौर आ जाएंगे, आमों पर आमर मंजरियाँ आ जाएंगी। और इसी तरह मैंने कविताएं पढ़कर ये भी जाना हुआ है कि बसंत के आने पर रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी।
दूर दराज तक जितने भी वन फैले हुए हैं वो सामान्य नहीं रहेंगे, वो देव वनों की तरह हो जाएंगे, नंदन वनों की तरह हो जाएंगे, क्योंकि उनमें रंग रस और गंध का साम्राज्य फैल जाएगा और दूर दूर तक उन वनों का यश फैल जाएगा। और फिर मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास कर दिखावेंगे। और फिर मस्त बनी हुई कोयल और भंवरे बसंत के आगमन पर अपनी अपनी कला का, अपने अपने जौहर का प्रदर्शन करेंगे। कोयल गाएगी, भंवरे गुनगुनाएंगे। ऐसे लगता है जैसे वो साल के शेष महीनों में अपनी इसी कला का अभ्यास कर रहे हों और वसंत के आने पर अब उस अभ्यास से परिपक्व बने हुए अब अपनी अपनी कला का प्रदर्शन ये कर रहे हों, चाहे कोयल हो या भंवरे हों। कवि कहता है यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बसंत का पता नहीं है, मुझे तो बसंत के बारे में सब पता है। मैंने कविताएं पढ़ी हैं और मैंने कैलेंडर से भी जान लिया है कि ये अमुक दिन जो है वो बसंत पंचमी है, तो बसंत आ गया है। तो मैं तो पहले से ही बसंत के बारे में जानता हूँ। तो आज कोई खास दिन थोड़े ही था कि मैंने जाना कि बसंत आ गया। यानी आज मैंने चिड़िया का कूकना सुन लिया, पैरों के नीचे चरमराते हुए पत्तों की आवाज़ सुन ली, या हवा का एक गर्म झोंका महसूस कर लिया तो मुझे आज पता चला। ऐसा नहीं है, मुझे तो पहले ही बसंत के बारे में पूरा पता है, क्योंकि मैंने कविताएं पढ़ रखी हैं। इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से कवि आज के मानव जीवन शैली पर बहुत बड़ा व्यंग्य कर रहे हैं कि हमें प्रकृति के सौंदर्य पता तो हैं, लेकिन वे या तो कविताओं के माध्यम से पता है या किताबों पुस्तकों आदि में वर्णन पढ़कर हम उनकी विशेषताओं से तो परिचित हैं, लेकिन वो सब चीज़ें हमारी अनुभूति में नहीं आती। जब वो घटित हो रही होती हैं, जब प्रकृति सुसज्जित हो रही होती है, प्रकृति में बदलाव आ रहे होते हैं, कोयल जब गा रही होती है, फूल जब लहलहा रहे होते हैं, ढाक के जंगल जो है वो दहक रहे होते हैं, तो तब हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है और यही व्यंग्य है कि आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और प्रकृति से दूर होकर हमारा रहन सहन बिल्कुल कृत्रिम हो गया है। तो इस तरह का व्यवहार मनुष्य के लिए उचित नहीं है। इससे हमारी जीवन में बनावटीपन ज़्यादा आ रहा है और शहरी जीवन तो प्रकृति के नज़ारों से बिल्कुल अनभिज्ञ ही रहता है। उनको कभी भी प्रकृति के सानिध्य का एहसास नहीं हो पाता है। उनका जीवन केवल पुस्तकीय ज्ञान पर ही आधारित होता है। तो बसंत जो ऋतुओं का राजा मानी जाती है, जो सबका ध्यान आकर्षित करती है, जो आने पर एक नए बदलाव का परिचय देती है, शहरी जीवन में उसका भी कोई असर दिखाई नहीं देता। यही इस कविता की चिंता भी है कि हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं और प्रकृति से दूर होकर हमारा जीवन कृत्रिम बनता जा रहा है, जो उचित नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा इसका शिल्प सौंदर्य करते हैं, काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहली बात तो हम भाव की ही लिखेंगे। और भाव क्या है कि आज का हमारा जीवन प्रकृति से दूर हो चुका है और प्रकृति का परिचय हम एहसास से नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि कैलेंडर या कविताओं के द्वारा ही प्रकृति के दृश्यों को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जीवन की विडंबना है। इसी विडंबना को इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है। कविता में शिल्प की दृष्टि से देखें, हम कुछ अलंकार देख सकते हैं। अलंकारों में अनुप्रास भी देखा जा सकता है। पिय राय पत्ते में प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ
पेयर आए पत्ते में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से इसके साथ ही जुड़ता हुआ शब्द है बड़े बड़े। तो बड़े बड़े में और आगे भी आया है शब्द दहर दहर, इनमें अनुप्रास अलंकार के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक ही शब्द को एक ही अर्थ में दोहराया जा रहा है। तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अभी एक विशेष प्रयोग आ रहा है कि कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो खिली हुई हवा आई। तो ये हवा का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि हवा को नहाकर गर्म पानी से नहाकर आते हुए दिखाया गया है। तो जैसे मैंने कहा था, आप पहले हम जान चुके हैं कि मानवेतर चीज़ों को मानव जैसी क्रिया करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ मानवीकरण होता है। तो हवा को गर्म पानी से नहाते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ हवा का मानवीकरण किया गया है। तो ये मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ है। इसके अतिरिक्त फिरकी सी आई, तो ये उपमा है। फिरकी की तरह आई के समान बताया गया है, उसका आना, उसका झोंका जो है फिरकी की तरह आता है जाता है। तो इस तरह से इसमें उपमा अलंकार हम देख सकते हैं। और अब इस कविता में हम कुछ बिंब देखेंगे। इस पंक्ति को देखते हैं। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पेराए पत्ते। इसमें चुरमुराए शब्द जो है एक ध्वनि पैदा कर रहा है, तो श्रव्य बिंब यहाँ हम कह सकते हैं। इसी तरह से जो हवा का वर्णन है वो भी बिंब है, इसको हम दृश्य बिंब कह सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम बिंबों के अलावा छंद की बात करें तो ये कविता जो है मुक्त छंद में रची गई कविता है। और भाषा, इस कविता की भाषा सरल है, देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, साथ ही तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत के जाने पहचाने शब्द यहाँ प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे मदन महीना, नंदनवन जैसे शब्द जो हैं, जो संस्कृत में रचे बसे शब्द हैं, ऐसे शब्दों का ये प्रयोग भी यहाँ किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी हमारी कविता वसंत आया, जो आज की हमारी जीवन शैली पर व्यंग्य करती है कि हम कैसे प्रकृति की ओर विमुख हो गए हैं, प्रकृति से विमुख हो गए हैं, उससे हम नाता तोड़ चुके हैं। तो इससे हमारा जीवन जो है वो एक कृत्रिम जीवन बन गया है, इस ओर कवि का संकेत है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।